बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 24 जनवरी और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। हमारे बादशाह सलामत काफ़ी परेशान हैं, उनके सबॉर्डिनेट भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि वो क्या करें। बयानिया नहीं बन रहा, गलती पर गलती किए जा रहे हैं और जो कौमी सलामती, कौमी मफाद के जो 75 साल से लेक्चर दिए जा रहे थे, अब उन्हीं लेक्चर्स के बरक्स और उन्हीं इमारतों को जो तामीर की गई थी, कौमी सलामती की, कौमी मफाद की और जोग्राफियाई और नज़रियाती हदूद के मुहाफ़िज़ों की, वो सारी की सारी इमारतें अपने हाथों से मस्मार कर रहे हैं और उस पे बात करने की भी किसी को इजाज़त नहीं है। मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। अब समझ नहीं आ रही उनको कि करें तो करें क्या। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया पे जितनी ज़्यादा सेंसरशिप आयद की गई, जितना ज़्यादा पाबंदियां आयद की गई और बहुत सारे बेशुमार हमारे दोस्तों को ऑफ एयर कर दिया गया और मीडिया पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, किसी किस्म का कोई लाइव प्रोग्राम नहीं हो सकता, रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, उनको देखा जाता है, परखा जाता है, एडिटिंग की जाती है और उनमें से काबिले एतराज़ मवाद को निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ किया जा रहा है और फिर जब बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, वो टीवी पर नहीं आ सकते, उनके तज्जिए नहीं आ सकते, उनके तबसरे नहीं आ सकते। जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर जैसे वो कहते हैं कि पेटी वाले के पेटी बंद भाई जो होते हैं सब एक होते हैं, वर्दी वाला वर्दी वाले का ख्याल रखता है, पेटी बंद भाई जो है वो अपने पेटी बंद भाइयों का ख्याल रखते हैं और सियासतदान सियासतदानों का ख्याल रखते हैं। तो इसी तरीके से फिर मीडिया में भी कुछ ना कुछ तासुब तो मौजूद है और असबियत पाई जाती है। लिहाजा एक नया काम किया गया है और नया काम है कि अब मौजूदा हुक्मरानों की जो है हाइब्रिड निज़ाम कायम है, आपको मालूम है, और उस पर फखरी अंदाज में कहा जाता है कि जनाब बिल्कुल सब कुछ फील्ड मार्शल कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला आए हुए हैं, ख़ास तौर पे ये जो बोर्ड का मुआहदा है, ट्रंप बोर्ड को हमने साइन किया है, बड़ी खुशी खुशी शामिल हुए हैं। अब ज़रा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हो चुका है क्योंकि इस दौरान हुआ ये कि जो सरकारी बुत और सरकारी दानिश्वर खड़े किए गए, उन दानिश्वरों को डिस्क्रेडिट कर दिया अवाम ने। उनकी अवाम में कोई पजीराई नहीं है, उनकी कोई बात नहीं सुनता और टेलीविजन चैनल्स की जो व्यूअरशिप है और वो बहुत ही इंतहाई हद तक गिर चुकी है और वहां पे कोई सैकड़ों लोग तो कम देखते होंगे, हजारों भी, अब हजारों का नंबर भी बिल्कुल मजमूई तौर पर शायद 24 घंटों में आ जाए, लेकिन इंडिविजुअली सैकड़ों में वो तादाद होती है व्यूअरशिप की। इसलिए ये चीज़ जो है काफ़ी बिगड़ चुकी है। लिहाजा इसके लिए कल एक नशिस्त हुई रावलपिंडी में और DG ISPR तर्जुमान आला मुस्लिम लीग नवाज जो हैं, उन्होंने कुछ हमारे दोस्तों को, दानिश्वरों को, एंकर पर्सन्स को, यूट्यूबर्स को, उनको बुलाया और उनमें वो लोग भी शामिल थे, वो हमारे दोस्त भी शामिल थे जिन्हें टीवी पर आने की इजाज़त नहीं है और वो भी शामिल थे जो कि नून लीग के मुखालिफ समझे जाते हैं और वो लोग भी शामिल थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हामी समझे जाते हैं। वो लोग भी शामिल थे जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन को बुरा भला कहते हैं और आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं और इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं, इलेक्शन चोरी जो हुई है, उसके लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं। तो उन दोस्तों को भी कल मदऊ किया गया था। तो एक लंबी नशिस्त थी 3 घंटे की और इसका बुनियादी मकसद यही था कि जनाब क्या करें, सब कुछ करके देख लिया, फायरवॉल लगा के देख ली, लेकिन बात नहीं बन रही। और कल तक जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, जिनको सोशल मीडिया पे काम करने वालों को शैतानी मीडिया कहा जाता था, कल उन्हीं को बुलाया हुआ था जनाब तर्जुमान आला मुस्लिम लीग नवाज ने और उनको अपने सामने बिठाया, 3 घंटे तक उनसे नशिस्त की। वहां पे जो सवाल जवाब हुए वो बड़े दिलचस्प हैं और उसमें काफी लोग थे। उसमें आसमा शराजी साहिबा भी थी, हामिद मीर साहब भी थे, सदीक जान भी थे और मंसूर अली खान साहब भी थे और हमारे हबीब अकरम साहब भी थे और बाकी राय साकिब भी थे
باقی بھی جیسے جیسے میرے ذہن میں نام آئیں گے تو میں ان سب کا نام بھی آپ کو اس سے بھی آگاہ کروں گا۔ لیکن اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ جناب ان کیمرہ سیشن تھا، تو ذرا ان کیمرہ سیشن میں عامر الیاس رانا صاحب بھی تھے جی، تو ان کیمرہ سیشن میں ذرا کھل کھلا کے بات ہو جاتی ہے۔ ان کیمرہ سیشن کا مطلب ہے کہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ صرف گپ شپ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو آف دا ریکارڈ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ آپ نے کرنا ہے تو اس میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، اور یہ آپ نے نہیں کرنا تب بھی آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے ہم ذرا آپ کے ساتھ گپ شپ لگانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بنیادی مسئلہ ہے یہ جو بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، ٹرمپ بورڈ میں، اور جس میں اس وقت دنیا بھر کے ممالک جو ہیں، یورپ، مغربی ممالک، چائنا، روس، سب کے سب اس میں شامل نہیں ہیں۔ 20 ملکوں نے سائن کیا ہے، ان میں زیادہ تر ہمارے مسلم ممالک ہیں، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 ملکوں کو جو ہے وہ ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے۔ ان میں سے ایک صرف امریکہ اس بورڈ کا سربراہ اور اس کا روح رواں ہے، باقی 4 ممالک جو ہیں، چائنا، رشیا، فرانس اور برطانیہ، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ سائیڈ پہ ہیں، انہوں نے اس بورڈ کو تسلیم نہیں کیا، اور صدر ٹرمپ کی جو سپریمیسی ہے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ اقوام متحدہ کو بلڈوز اور بائی پاس اور غیر مؤثر اور غیر فعال کرنے کا ایک بہانہ ہے، ایک ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بورڈ ایک بہانہ ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور اقوام عالم نشانہ ہے، لہذا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کے لیے اب چونکہ پاکستان میں یہ فیصلہ ہمارے فیلڈ مارشل کا ہے، اور یہ فیصلہ آج نہیں کیا، یہ پروجیکٹ چل رہا ہے پچھلے 10 سال سے، جب جنرل باجوہ صاحب کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آرمی چیف، تو تب سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اور فیلڈ مارشل نے اس پروجیکٹ کو جاری و ساری رکھا اور تسلسل رکھا، اسی لیے تسلسل کا نام دیا گیا تھا ایکسٹینشن کو۔ تو یہ تسلسل، تو اب فیلڈ مارشل صاحب کا خیال ہے کہ جناب آپ دوست آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مختلف سوالات کیے گئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سوال یہی تھا کہ جناب یہ امریکہ کے پاس ہے سب کچھ، اور یہ بتائیے گا کہ معاملہ یہ سارے کا سارا یہ پارلیمان میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ پارلیمان ڈسکس کر لیتی اور پارلیمان میں لے جاتے اور وہ کرتے، تو یہ فیصلہ تو آپ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے، اور حکومت نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا، انہوں نے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ جو بورڈ ہے صدر ٹرمپ کا، بورڈ آف پیس جسے کہتے ہیں، امن بورڈ، اس میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ حکومت کا ہی کام ہے، اور حکومت نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پہ بالکل اتفاق ہے حکومتی صفوں میں، اور اگر اس پہ اتفاق حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا، پارلیمنٹ میں بحث کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لہٰذا یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ سارا کچھ آپ کر کیوں رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے حکومت کا کام ہے، دوسری طرف بالکل کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، جو ہم نے کیا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھی چیز کی ہے ہم نے، اور وہ اس لیے کی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرتا ہے اور ان پہ حملے کرتا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ ہے، تو امریکہ کے ساتھ ہم نے معاملات طے کیے ہیں سب نے مل کے، تو اب اگر اسرائیل کچھ کرے گا تو ہم امریکہ کے پاس جائیں گے کہ بھئی اس کو روکو۔ تو اس لیے یہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا فورم ہے، اور وہاں پہ ہم سب بلند آواز سے بات کیا کریں گے، تو اس لیے اس سے کمی آئے گی، نسل کشی میں کمی آئے گی۔ آزاد فلسطین ریاست کا کوئی کانسیپٹ ادھر نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر امریکہ خود ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کون روکے گا؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے بس یہی کہا کہ ہم 8 اسلامی ممالک ہیں، تو اس لیے ہم کچھ نہ کچھ تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ بورڈ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو ہمارے مفادات کے منافی ہیں، اور بورڈ کچھ کل کو کوئی ایسا خطرناک فیصلہ کر لیتا ہے،
तो हम क्या करेंगे, मुखालफत करेंगे, क्या बोर्ड से हम निकल आएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम मुखालफत जरूर करेंगे ऐसे किसी भी इकदाम के। जैसे हम अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जैसे एक तकरीर कर दी जाती है, तो इसी तरह हम बोर्ड में रहते हुए मुखालफत करेंगे, लेकिन बोर्ड को छोड़ेंगे नहीं। और अगर ये हुकूमत का फैसला है और हुकूमत ने फैसला किया है, फर्ज कर लें, जो कि बिल्कुल गलत है, अगर ये फैसला इस हुकूमत ने किया है, तो फिर अगर बोर्ड से निकलने का फैसला भी कह देना चाहिए था DGISPR साहब को, फिर ये हुकूमत करेगी। नहीं, कहते कि नहीं, बोर्ड से निकलने का फैसला, बोर्ड से नहीं हम निकलेंगे। इसका मतलब है कि अंदर खाने जो मामलात हैं वो कुछ और हैं, और एक मुआहिदा अलग से मौजूद है जिसका रियासत पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगली बात जो थी कि क्या वजह है कि आप करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आप तारीफ नहीं करते, और किसी सिंध के वज़ीर आला की तारीफ नहीं करते। आप सॉरी, उन्होंने कहा कि आप बलूचिस्तान के वज़ीर आला पे तनकीद नहीं करते, सिंध के वज़ीर आला पे तनकीद नहीं करते, पंजाब के वज़ीर आला पे तनकीद नहीं करते। क्या वजह है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे आप तनकीद भी करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, सरफराज बुगटी की आप तारीफ करते हैं? तो ये क्या सिलसिला है जी? ये क्यों है, ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो फिर उन्होंने सरफराज बुगटी साहब की बहुत तारीफें की, और उन्होंने कहा कि जी जो 20 मिलियन लीटर जो है पहले स्मगल होता था, अब वो 7 मिलियन पे आ गया है। तो भाई 7 मिलियन लीटर जो है वो कौन कर रहा है स्मगलिंग, और वो किसका है, और वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये भी ज़रा बता दें। तो ये उन्होंने कहा कि ये कामयाबी है। उसके बाद एक और सवाल किया गया, मैं नाम नहीं बताता, और उन्होंने कुछ सवाल किया जी कि ये UAE भारत जो है वो आपस में करीब आ रहे हैं, तो ये तो आपकी नाकामी है। तो उस सवाल पूछने वाले को उन्होंने कहा ये फजूल सवाल है आपका, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आप लोग जो हैं बिला वजह इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, बिला वजह के एक बयानियाँ फैलाते रहते हैं, तो ऐसे फजूल सवाल करने नहीं चाहिए। तो बल्कि अच्छा है ये UAE और भारत का मुआहिदा हुआ है, तो कल को अगर कोई मसला होता है हमारा भारत के साथ, तो एक और हमें फोरम मिल गया है, एक और चैनल मिल गया है, हम UAE के जरिए भारत से बात कर लिया करेंगे। तो इसके पे ये भी हुआ जी। उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने कहा जी कि ये आप हुकूमत के तरफदार हैं, और ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं करवा रहे, और हमने तो हर हुकूमत को सैल्यूट करते हैं, और ये हमारा हुकूमत के साथ जो ताल्लुक है वो बिल्कुल सरकारी ताल्लुक है, हुकूमती ताल्लुक, सॉरी, उन्होंने कहा जी हमारा हुकूमत के साथ जो ताल्लुक है वो सरकारी है, वो कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है हमारा किसी के साथ भी। और जो कुछ ये कर रहे हैं, ये हमारा काम हर हुकूमत को सैल्यूट मारना है, हम इस हुकूमत को भी सैल्यूट मार रहे हैं, तो लिहाजा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस हुकूमत के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक नहीं है, और फिर क्या वजह है, क्या आप उनकी शादियों में भी शरीक होते हैं, और किसी और की शादी में शरीक नहीं होते, उनकी शादी में शरीक होते हैं, और बड़े खुशू खुजू से जाते हैं, और फिर वीडियोस भी रिलीज होती हैं। तो ये क्या मामला है, आप किसी और की शादी पे? तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। जाहिर है ये DGISPR के कद काठ से बड़ा सवाल था। और उसके बाद ये एक और हुआ, और वो ये कि जो हाँ जी, इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और उनकी जमानतें नहीं होने दी जा रही, उनके मुकदमा नहीं लग रहे, तो उस पर DGISPR ने कहा कि जनाब ये तो हुकूमत जिम्मेदार है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, इमरान खान साहब के मामले से ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये हुकूमत से पूछें कि क्यों कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है। उसके बाद ईमान मजारी साहब के बारे में सवाल किया गया, तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। और राय साकिब खरल साहब ने भी सवाल किया कि KPK में कौमी जरगा मुनक़िद हुआ, और उन्होंने हर तरह के फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की और उसकी मुखालफत की, तो आप पूरा कौमी जरगा जो है KPK का, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो वो आपके मुखालिफ क्यों है, इसका कोई सवाल का जवाब नहीं था, आएँ बाएँ शाएँ करके निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें हुकूमत जो है शामिल है, KPK हुकूमत, और आप कहते हैं कि वो मुखालफत कर रही है, तो आप में से कौन सच है?
تو कहते हैं तलाल चौधरी साहब एक बहुत ही जिम्मेदार वजीर हैं, बाइख्तियार वजीर हैं। इस पे बहुत बड़ा कहका बुलंद हुआ और जब उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी जो हैं वो बाइख्तियार और जिम्मेदार वजीर हैं, उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात को सही माना जाए। तो इसलिए हुकूमत से ज़ाती ताल्लुक नहीं है, सरकारी है। तो मैंने आपको बता चुका कि सरकारी ताल्लुक कोई भी नहीं है जी, सिर्फ ज़ाती ताल्लुक ही है। और इसलिए इसमें बहुत कुछ किया गया जी। और एक ही है कि हाँ जी, एक सवाल किया गया कि हाइब्रिड निज़ाम के बारे में पूछा गया और साकिब बशीर साहब भी थे जी इसमें, और भी दोस्त जैसे जैसे मेरे ज़हन में नाम आ रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। तो हाइब्रिड निज़ाम के बारे में पूछा गया तो कहते नहीं जी, हम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, हम हुकूमत के ताबे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये भी एक मामला था। तो नतीजा मैंने पूछा दोस्तों से कि नतीजा क्या निकला। उन्होंने कहा नतीजा ये निकला कि जनाब हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेशक नून लीग को रगड़ा लगाएं, हुकूमत को रगड़ा लगाएं, सब कुछ करें, और ये जो कुछ भी हो रहा है अमन बोर्ड पे भी आपने अगर तनकीद करनी है तो इस हद तक करें कि ये सारा हुकूमत ने किया है, हमारा कोई रोल नहीं, पॉलिसी हुकूमत की है, हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, फैसला हुकूमत का था वो कर दिया है, और ये सारे का सारा काम हमने कर दिया है। तो इसके अलावा और कोई बात ऐसी नहीं थी। इसके इर्द गिर्द बुनियादी तौर पे ये चीज़ें घूम रही थी। उसके बाद है जी अगली खबर, और वो है शहजाद अकबर साहब और राजा आदिल साहब। दो हमारे पाकिस्तानी इधर मुकीम हैं बरतानिया में, लंदन में। राजा आदिल मेजर रिटायर्ड हैं और शहजाद अकबर साहब बैरिस्टर हैं, आपको मालूम है, मारूफ कानूनदान हैं। और शबाश इमरान खान साहब की काबीना में वो वजीर थे, तो मुशीर भी थे, हाँ, बड़े नोन हैं। और यहाँ पे वो इंसानी हकूक के हवाले से काम कर रहे थे। और जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, जो बैनुल अक़वामी जबर जिसे कहा जाता है, और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके भाई को भी अगवा किया गया था। तो उस सिलसिले में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और हैं भी एग्जाइल में हैं। तो उन पे 3 दफ़ा उन पे हो चुका है जी हमला मजमूई तौर पर, और 2 हमले तो सिर्फ एक हफ्ते के वक्फे से हुए, आपको मालूम है उसकी तफसीलात। और राजा आदिल साहब के घर में भी हुआ। तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन पहले पुलिस कर रही थी, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिया गया, क्योंकि इब्तदाई तहकीकात के बाद ये हमारे अंदाजे के मुताबिक ये आ गया कि ये मुनज़्ज़म है, वेल प्लेन्ड, मुनज़्ज़म, कोऑर्डिनेटेड है, और ये आपस में इंटरलिंक है। उसके बाद इसका दायरा वसी किया गया, और उसके बाद फिर खबरें आना शुरू हो गई कामयाबी की, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। फिर एक आदमी की गिरफ्तारी की खबर आई, और कल फिर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि 3 लोग जो हैं वो इस सिलसिले में जो है उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये मेरे सामने डिटेल्स हैं कि जो बरतानिया में मुकीम जो है हुआ था, ये बैकग्राउंड का आपको मालूम है, लेकिन जो किया गया है जी कि इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस CTP ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, और कल के दिन यानी कि जुमे के दिन 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है, और तमाम बरतानवी शहरी हैं। और बेडवर्थ से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साल कार्ल जो है, उनको 24 दिसंबर को होने वाले मुबैना हमलों के सिलसिले में हकीकी तौर पर नुकसान पहुंचाने करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है जी। और इसी तरीके से 39 साल क्लार्क मेघालय है, उस पर भी फिजिकली हमला करने और नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, और साजिश कॉन्स्पिरेसी कहा गया इसको। और इसके बाद एक और हैं जी 21 साल, उनको भी किया गया, फर्द जुर्म आयद किया गया है। और 21 साल हैं, 31 दिसंबर को जो कैम्ब्रिज शायर में शहजाद अकबर के घर पे हमला हो, उस पर फर्द जुर्म आयद किया गया। फिर इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो है कि एक और पकड़ा गया है बंदा, उसके पास ममनुआ हथियार था, यानी कि प्रोहिबिटेड जो वेपन है वो पकड़ा गया है, और ये ख़तरनाक काम है। और घर से और इसके लिए जान को ख़तरे में डालने के इरादे से आतिशज़नी की साजिश, और जान को ख़तरे में डालने के बारे में भी लापरवाही से आग लगाने की साजिश का इल्ज़ाम है। और इस तरीके से तीनों अफराद पर जुमे को फर्द जुर्म आयद की गई है, और वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में इनको पेश किया जाएगा आज। और इसके साथ साथ जी एक और है मामला, ये अभी फैल गया है मामला,
اور اس میں مزید کچھ لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں، اور 34 سالہ شخص ہے، اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مزید 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 3 پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ دیگر گرفتاریاں جو ہیں برمنگم سے ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے خاتون بھی ایک گرفتار ہوئی ہے، اور ان کو ضمانت پر وہ رہا کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اب چل پڑا ہے۔ تو یہ ایک سیریس اور معاملہ ہے، اور یہ اب غیر معمولی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب اور اس کو رپورٹ کیا ہے گارجین نے۔ مسلسل اب جو یہاں کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے ان 2 بڑے واقعات پہ، اور اس میں خاص طور پہ کہ جو بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان میں حکومت مخالف اور عمران خان کے حامی یہ لوگ تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو۔ تو یہ تفصیلات گارجین کی رپورٹ میں آ چکی ہے مکمل طور پر، اور اسی طریقے سے میٹروپولیٹن پولیس نے بھی اس سلسلے میں بھی یہ سارے کا سارا تفصیل جو ہے مقدمے کی جاری کر دی ہے، اور اب یہ اوپن سیکرٹ ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے مزید آگے جا کے یقیناً کچھ اور بھی پرت کھلیں گے اس سلسلے میں۔ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ کانسپریسی کی طرف جائے گا، اور وہی کچھ ہوا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔